नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वाह वुमन। आज मेरे चेहरे से पता लग ही गया होगा कि एज यूजुअल मैं एक्साइटेड तो रहता ही हूँ, लेकिन आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। अब सुपर एक्साइटेड क्यों हूँ? बड़ा सिंपल सा रीज़न है। देखिए, हम लोग जब भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हम अपने लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं। जैसे आप लोग भी करते होंगे या हम लोग भी करते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। सुपर एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि जो ये काम की हम बात कर रहे हैं, जिन महिला से आज मैं मिलने जा रहा हूँ, वो एक ऐसा अनोखा काम करती हैं कि अपने लिए नहीं करती, वो करती हैं दूसरों के लिए, और हमेशा इतनी खुश रहती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी आपको हिंट सिर्फ मैं आपको यही दे रहा हूँ कि वो दूसरों के लिए काम करती हैं, इसलिए आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ कि वो कैसे करती हैं, क्या करती हैं, वो हम आपको बताएंगे क्लिप के नेक्स्ट पार्ट पे। तो चलिए तब चलते हैं लोकेशन पे एंड लेट्स सी हु दैट वुमन इज एंड कीप वॉचिंग वाह वुमन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वाह वुमन। इस कन्वर्सेशन को शुरू करने से पहले मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था, एक क्लिप बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि मैं बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ आज। तो सुपर एक्साइटेड इसीलिए हूँ कि आज मैं उस शख्सियत से मिलने वाला हूँ या आपको मिलवा रहा हूँ जिनका नाम है कीर्ति मदान। नमस्कार कीर्ति जी, वेलकम टू आवर चैनल। तो कीर्ति जी एक एनजीओ चलाती हैं जिसका नाम है साईं संस्कार फाउंडेशन, जो कि आई थिंक 2012 से चला रही हैं। अब चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ और जानते हैं कीर्ति जी की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। तो कीर्ति जी, once again we welcome to our channel and to this show. Thank you so much. So कीर्ति जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपका बैकग्राउंड अभी तक क्या रहा है? आप एनजीओ शुरू करने से पहले आप क्या थी, मतलब कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? कपिल जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे शो में, और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी इस शो के लिए। और कपिल जी, अगर मेरी जर्नी की बात करते हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं बहुत ही साधारण सिंपल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली है जिसमें मेरे मदर, फादर, एक ब्रदर है, छोटा ब्रदर, और सब पूरी फैमिली, इससे पहले हमारी सारी जॉइंट फैमिली रही है, और सब लोग बहुत ही सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी और प्यार में विश्वास रखते हैं। फैंटास्टिक। तो इस जर्नी की शुरुआत हुई 2010 में, 2010 में। 2010, हाँ जी, okay. 2010 में शुरुआत हुई। मैं कालका जी में रहती हूँ, और वहाँ पर आसपास बहुत सारे ऐसे झुग्गी झोपड़ी के बच्चे थे जो, एक बार जस्ट मैं मंदिर जा रही थी तो वहाँ से आते हुए बच्चों ने, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो हमें पकड़ पकड़ के भीख मांग रहे थे। Oh my God. तो उन बच्चों को देखकर ऐसा लगा कि इतने अच्छे प्यारे बच्चे हैं, जिस एज में उन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, तो इतनी छोटी एज में वो 4-5 साल का बच्चा भीख मांग रहा है। तो वो मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा दिल को लगी, और ऐसा लगा कि आने वाले फ्यूचर में हमारे देश के बच्चे कहाँ जा रहे हैं। जो बच्चे इतना कुछ कर सकते हैं आज के टाइम में, आज इनकी पढ़ाई लिखाई की एज है, एक अच्छी लाइफ ये जी सकते हैं और हमारे देश को इतना अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं, तो भीख मांगना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उनका। तो मैंने उन बच्चों से पूछा कि बेटा आप कहाँ रहते हो? तो उन्होंने बोला कि यहाँ हम किरोतिया स्लम में रहते हैं। साथ पास में ही झुग्गी झोपड़ी थी, और ऐसे धीरे धीरे करके पता चला कि वहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 6 से भी ज़्यादा स्लम्स हैं, जिसमें कम से कम 2000-2500 से भी ज़्यादा बच्चा है जो बिल्कुल स्कूल तक नहीं जाता, जिसको एक पेंसिल तक पकड़नी नहीं आती। 2-2500 से भी ज़्यादा बच्चे वहाँ पर ऐसे जो बिल्कुल स्कूल नहीं जाते थे, कोई गाइडेंस नहीं थी, कुछ भी इम्पोर्टेंस एजुकेशन की उन्हें कुछ भी नहीं पता था। और क्योंकि उनके पेरेंट्स जो थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके फादर नहीं हैं, उनकी मम्मियों को कमाना पड़ता था अपने बच्चों के सर्वाइवल के लिए। एक घर में 6-6 लड़कियाँ हैं और मदर को कमाना पड़ता था, तो वो अपना काम पे चली जाती थी, तो लेकिन उन बच्चों पे ध्यान देने वाला, उनको गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था।
जी। माय गॉड। सो फिर आपको जैसे आपके जहन में ये आया कि बच्चों को अब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सो आपने फर्स्ट स्टेप क्या लिया उस समय? पढ़ाई से भी पहले एक ऐसी चीज़ हुई कि जब इन बच्चों से हम लोग जैसे अपने घर में कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे आता है, दिवाली आती है, तो हम बहुत खुश होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई खाते हैं, सबको अच्छे से हम अपना ओकेशन सेलिब्रेट करते हैं। वी हैव बीन ब्लेस्ड बाय गॉड। तो इन बच्चों को मैं बहुत सारे ऐसे दिनों में देखती थी जब ये बिल्कुल अलग मायूस से बैठे रहते थे। तो इन बच्चों से जो प्यार, एक दिल का नाता जुड़ा, इस तरीके से शुरू हुआ। मुझे अच्छा लगता था इन्हें कुछ खिलाना, कुछ देना करना इनके लिए, तो ये सब बच्चे बहुत खुश होते थे। धीरे धीरे करते करते एक ऐसा रिलेशनशिप हमारा बना कि उनकी फैमिली का एटमॉस्फेयर कैसा है, वो बच्चे किस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं, उसका पता चला। और इस दौरान ये पता चला कि बहुत सारे बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। एक 16 साल की लड़की है जिसको पेंसिल तक पकड़नी नहीं आती। तो उस टाइम मैंने एक या दो बच्चे की मदद करनी शुरू करी। धीरे धीरे करते करते इतने बच्चे थे, फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को सबको अप्रोच करना शुरू करा। तो उन्होंने भी बहुत साथ दिया और आके बढ़ चढ़ के बच्चों की हेल्प करी और उन बच्चों को हमने स्कूल में डाला। That's very good. लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती थी। वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऐसे करते करते बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो जिनका पढ़ाई वो करना चाहते थे, और वो गॉड गिफ्टेड, उनके हाथ में भी बहुत ज़्यादा हुनर था। हर एक बच्चे में कोई ना कोई हुनर, कोई पेंटिंग में, कोई स्पोर्ट्स में, किसी ना किसी चीज़ में अपने आप में बहुत ही बेहतरीन। सो बेसिकली आपने उनका जो हुनर है वो पहले निखारने की कोशिश की कि बिल्कुल कौन सबसे पहले मेरे दिमाग में यही चीज़ थी कि बच्चे को प्रॉपर एक खाना मिलना चाहिए जो बेसिक नेसेसिटी है। दूसरी चीज़, उसको एक अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि बेसिक नेसेसिटी की फूड, शेल्टर और एजुकेशन हर एक बच्चे का अधिकार है। Absolutely. तो चाहे वो किसी का भी बच्चा है, तो उस सबसे पहले हमने फूड और एजुकेशन उस पर कॉन्सेंट्रेट करा। अगर बच्चे के पेट में खाना ढंग से गया हुआ है तो वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकता है। Correct. अगर उस बच्चे को उसको कोई एक अच्छी गाइडेंस देने वाला है, सही रास्ते पे ले जाने वाला है, तो वो बच्चा अपने आप में बहुत कुछ कर सकता है। राइट। हमें सिर्फ उन्हें बताना है, पढ़ाने की एक राह दिखानी थी। एब्सोल्युटली। तो इस तरीके से हमारी जर्नी शुरू हुई सबसे पहले 10 बच्चों से, और धीरे धीरे करते करते 2010 से 2022 में आज हम हैं, और करते करते बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ती चली गई। एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ हमारी लाइफ में। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। जो वो 16 साल की लड़की थी जिसको पेंसिल नहीं पकड़ना आता था, उसे हम नर्सरी से तो नहीं डाल सकते थे, बट हमने उसको बेसिक एजुकेशन जिसमें वो अपने सिग्नेचर कर पाना या नॉर्मल जो पढ़ाई है, अल्फ़ाबेट्स, ये सब ज़रूर करवाया, जिससे कि आज वो अपना नाम और कोई भी रीडिंग करना वो सब कर पाती है। सेकेंडली, जो एक वो स्टोरी तो 16 ईयर्स की लड़की की बेसिक पढ़ाई हो गई, लेकिन मुझे ये भी साथ साथ फील हुआ कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को अगर हम राइट एज पर प्ले स्कूल, फिर उससे फर्स्ट यूकेजी, फर्स्ट, ऐसे करके हम उस बच्चे को पढ़ाते हैं तो बचपन से ही बेस इतना स्ट्रांग हो जाता है। तो हमें ये बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जल्दी से हमें प्ले स्कूल में एडमिशन करवा देना चाहिए कि अब ये राइट एज है। उसके बाद हम वन बाय वन जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती जाएगी, उनकी राइट एज पे उनको राइट एजुकेशन मिलती रहेगी। फैंटास्टिक। सो कीर्ति जी, मेरा हमारी इस कन्वर्सेशन से एक सवाल और आ रहा है बीच में कि आपको इनिशियली चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े? आई एम श्योर, क्योंकि आपको इतना बड़ा सेटअप करने के लिए 2-2.5 हज़ार बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, उनको इतना कुछ फैसिलिटीज देना, इट्स नॉट दैट इजी। आई नो इट्स नॉट दैट इजी। सो व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड एंड हाउ डिड यू ओवरकम दोस चैलेंजेस? कपिल जी, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए लाइफ में। सबसे पहले तो जो मैंने नोटिस किया वो ये देखा कि एक घर में 6 लड़कियां हैं, 9 लड़कियां हैं, तो 9 लड़कियां एक घर में, और कोई भी खाना, एजुकेशन, उनकी कोई लाइफ ही नहीं है, बस चल रहा है, सब चल रहा है। तो
पेरेंट्स को ये बोलना कि लड़कियों की एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके बच्चे पढ़ना चाहते थे, करना चाहते थे, लड़कियां करना चाहती थी, लेकिन उनके पेरेंट्स को ये समझाना बहुत मुश्किल था कि पढ़ाई जो है वो लड़कियों के लिए भी बहुत जरूरी। हाँ वो जी। भी स्लम एरियाज के स्लम के पेरेंट्स को एब्सोल्युटली बच्चे बहुत अच्छे थे बाय गॉड ग्रेस। हमें बच्चे जिन बच्चों को हमने पढ़ाई के लिए इंस्पायर करना चाहा, उनको पढ़ाना चाहा, उन्होंने बहुत अच्छा किया। लेकिन उनके पेरेंट्स को, स्पेशली गर्ल्स के पेरेंट्स को कन्विंस करना कि एजुकेशन उनका राइट है, क्योंकि आज इतना एक डेवलप्ड हम इंडिया देख रहे हैं, तब भी बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि लड़कियों को सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए बनी है। बस वो 16, 17, 18 ईयर्स की हुई और शादी कर दी, खाना बनाना ही सबसे ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई की लड़की की लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो हमने जब ये एक NGO स्टार्ट करी, या पहले से भी जब हमने स्टार्टिंग करी, तो 80% जो बच्चे हमारे हैं वो आज भी गर्ल्स एजुकेशन पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जिससे लड़कियों को स्पेशली एक बहुत अच्छा भविष्य मिले। वैसे सब बच्चे एक समान हैं, लेकिन गर्ल्स एजुकेशन हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी रही है। फैंटास्टिक, सच अ वंडरफुल इनिशिएटिव दैट यू टुक। सो कीर्ति जी, जब आपने NGO, अब तो आपकी शायद NGO रजिस्टर्ड भी है, एंड आई एम श्योर कि आपके अब तो एजुकेशन भी है, तो इसके अलावा आपने व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड? क्योंकि ये देखिए, एजुकेशन यस, फूड यस, आपने सब किया। So what was the next step? Like I saw your Facebook profiles also and certain updates के जहाँ पे आप अब गरीबों के लिए खाना भी ऑफर करती हैं, और चाय, वीकली चाय सेवा भी होती है। इनफैक्ट आपको थोड़ा सा एक बताता हूँ कि अभी रिसेंटली मैंने देखा दैट दे हैव क्रॉस्ड, इनकी NGO हैज़ क्रॉस्ड 300 चाय सेवाज, 300 चाय सेवा, जो कि वीकली होती है हर थर्सडे, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। So this was the next step forward. So what was the next thing forward? कि like आपने ठीक है education कर दिया. So what was the next thing that you thought about? कपिल जी, जब हमने पढ़ाई का स्टार्ट किया था तो बिल्कुल सीधी सी बात यह है कि जब तक एक इंसान का पेट नहीं भरा होता तो वो पढ़ाई या किसी और चीज़ के काम के बारे में नहीं सोच सकता। तो एक ऐसा टाइम आया जब कोविड टाइम, पैंडेमिक फेज, जिसमें लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। कोई लोग सड़क पे नहीं जा रहे थे, जैसे मंदिरों के बाहर बहुत लोग जो बांटते थे वो सब, वो कोई इतना नहीं जा पा रहा था, तो उन लोगों के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। तो हमने एक छोटी सी फूड ड्राइव से स्टार्ट किया था, जो कि सिर्फ 50 लोगों की एक ड्राइव से स्टार्ट हुआ, खाना बांटना। और जब हम 50 जनों को खाना बांटने के लिए गए तो हमने वहाँ पे देखा कि कम से कम 400, 450 लोग भूखा वहाँ पे मर रहा है। तो हमने उस टाइम लोगों को बहुत अप्रोच करना शुरू करा कि आप आगे आएँ और बढ़ चढ़ के लोगों की मदद करें। इस तरीके से हम खाना बांट रहे हैं, आप जितनी भी ज़्यादा मदद कर सकते हैं उन्हें करिए, क्योंकि भूख एक ऐसी चीज़ है जो आज सुबह भी लगेगी, रात को भी लगेगी, अगले दिन भी लगेगी। और उस टाइम उन मजदूरों के पास या जो सड़क पे लोग थे उनके पास कुछ भी काम नहीं था, और कोई लोग बाहर इतना ज़्यादा आकर उनकी मदद नहीं कर, बहुत लोगों ने अच्छा काम किया, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना आज हम फ्रीली आराम से घूम पा रहे हैं। That was a difficult time. बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट फेज़ रहा। तो उस टाइम वो 50 लोगों का खाना करते करते लोगों को हमने जब अप्रोच किया, वो 100 पे आ गया, 150 पे आ गया, 200 पे आया, और आज हम एक हफ्ते में हमारे 2 से 3 ड्राइव्स चलती ही चलती हैं, जिसमें हम मिनिमम 250 लोगों का, और ज़्यादा जितना भी ज़्यादा इंडिविजुअल स्पॉन्सर जिस तरीके से हमें बोलते हैं, हमें ऐसा होता है कि जितने ज़्यादा लोग को खाना मिल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि लाइन में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। तो अपनी तरफ से हम लोग पूरी मेहनत करते हैं, और आज भी हमें बहुत लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। एवरी वीक हमारी एक और साथ में फूड ड्राइव्स के साथ हमारी एक सेवा चलती है, चाय की सेवा, जो एवरी थर्सडे। इनफैक्ट मेरे को आपकी इस बात से एक चीज़ नोटिस करी मैंने, कि आप हमारी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि जो भी आपको सेवा चाहिए, या मैं बिल्कुल आपसे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ इस चीज़ के लिए कि आप लोग जितना ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के इसके लिए आएंगे, वहाँ पर हॉस्पिटल्स के बाहर पेशेंट्स, अगर एक बच्चा बीमार होता है तो उसकी पूरी फैमिली सड़क पर आ जाती है। जिस टाइम में वो अपने ट्रीटमेंट के लिए, मतलब इतना ज़्यादा ऑलरेडी इस फेज से गुजर रहे होते हैं, तो उस टाइम उनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। बहुत लोग आके हेल्प करते हैं, लेकिन
खाना एक ऐसी चीज़ है जो हमें आज भी चाहिए, कल भी चाहिए, परसों भी चाहिए। तो जितने ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हम उतना ज़्यादा से ज़्यादा खाना उन लोगों को पहुंचा पाएंगे। और खाने की वजह से जैसे जब उन्हें वो खाना मिलता है तो उससे उन्हें इस चीज़ का ज़रूर रिलीफ हो जाता है कि अगर वो वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है तो खाना अगर उन्हें मिल रहा है तो एटलीस्ट उनके बच्चे और वो वहाँ पर एक बेसिक खाना हम लोग देते हैं। और ग्रीन वेजिटेबल्स, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड जैसे रोटी दाल और रोटी कोई हरी सब्जी, इस तरीके से फुल मील हम लोग देते हैं जिससे कि वो अच्छे से भरपेट खाना खा सकें। बहुत अच्छे। सो ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कीर्ति जी ने और इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने, साईं संस्कार फाउंडेशन। सो कीर्ति जी, अब तो चलिए आप एक मुकाम पर हैं और आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी सेवा चल रही है। वेयर डू यू लुक फॉरवर्ड फ्रॉम नाउ ऑन कि आज 2022 में मे बी 5 years डाउन द लाइन, आई हैव हर्ड आल्सो दैट आप उत्तराखंड में भी शायद आपके सेवा चलती है, लाइक सम यू आर हेल्पिंग सम स्कूल्स आल्सो, तो कैन यू जस्ट टेल मी अबाउट दैट? उत्तराखंड में हमारे कम से कम 25 स्कूल ऐसे हैं जहां पर हम बच्चों को कंप्यूटर, स्टेशनरी, स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल शूज़ प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल स्पॉन्सर्स की हेल्प से। साथ ही साथ उत्तराखंड में सबसे पहली फिजिक्स लैब, वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई साइंस लैब नहीं थी, तो जो सबसे पहली फिजिक्स लैब बनाई गई थी वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई थी। और साथ में अभी हमने वहाँ पर बहुत सारी लाइब्रेरीज का भी सेटअप किया है। वहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जो 6 किलोमीटर रोज डेली पैदल स्कूल आते हैं और पैदल ही जाते हैं। और वेदर इस तरीके का रहता है कि वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई कन्वेंस अभी नहीं है। और ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं वहाँ पर जिन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि उत्तराखंड के स्कूल्स में जिस तरीके की हेल्प की ज़रूरत है वो एक जेन्युइन हेल्प है। और हम उन्हें, अगर आज हमने एक बार उन्हें स्कूल में कंप्यूटर्स की ज़रूरत थी तो हमने एक कंप्यूटर सबसे पहले भेजा था और उस एक कंप्यूटर पर एक टाइम में 60 बच्चों ने उस क्लास को ज्वाइन किया, कंप्यूटर सीखा। तो एमिनिटीज़ वहाँ पर नहीं है और उन बच्चों को कोई भी चीज़ वहाँ पर अगर हेल्प की जाती है तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। Absolutely. और वहाँ पर एक्चुअल में हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई एम श्योर ऑडियंस जो सुन रही है वो हेल्प। तो कीर्ति जी, इन बिटवीन मैं आपसे आउट ऑफ द वे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि कालका जी में आपका एक सेंटर है जी, विच हाउसेज क्वाइट अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन आई थिंक। बिल्कुल। सो वो उसके बारे में थोड़ा प्लीज बताएंगी। कालका जी में हमारा पिछले 12 साल से एक पढ़ाई लिखाई शिक्षा केंद्र चल रहा है जिसमें आज 200 से भी ज्यादा बच्चे हैं और हमारे 2 बैचेस ऑलरेडी वहां से क्लियर करके जा चुके हैं। जो बच्चे भीख मांगा करते थे सन 2010 में, बैचेस आज इन 12th क्रॉस कर चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल, पूरे अब उनकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होने वाली है। और साथ साथ इन सब चीज़ों के साथ वो 2010 में जो बच्चे भीख मांगा करते थे, आज की डेट में वो बहुत अच्छी रेप्यूटेड जगह पे जॉब कर रहे हैं एंड मोर देन 25,000 वो आज अर्न कर रहे हैं। सम ऑफ देम आर वर्किंग एट डॉक्टर्स क्लिनिक, कुछ एक अच्छी जगह पे ऑर्गेनाइजेशंस में हैं। और आगे के लिए भी हमने यही सोचा हुआ है कि जो भी बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं वो हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करें, सो दैट वी कैन एम्पावर देम आल्सो। सो आपकी अभी टीम कितनी बड़ी है अभी? टीम में हमारे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं जिसमें फ्रेंड्स, वेल विशर्स, सपोर्टर्स, वॉलंटियर्स, को फाउंडर्स, सब ने ही बहुत ही प्योर इंटेंट से और बहुत डेडिकेशन से बहुत एफर्ट्स डाले हैं। जैसे कहते हैं कि मैं एक्चुअल में अकेले कुछ नहीं कर पाती, एक भीड़ हमारे साथ जो चली, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक से नहीं हो पाता कभी भी, ना ही मैं कर पाती अगर मेरे पास ये स्ट्रॉन्ग टीम नहीं होती, टीम मेंबर्स। दीज आर ऑल फुल टाइमर जो टीम में, बिल्कुल फुल टाइमर जिसके हाँ जी, काफ़ी सारे लोग हमारे को फाउंडर्स जो हमारे साथ फुल टाइम इसमें हैं और वॉलंटियर्स और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आप पार्ट टाइम कह सकते हैं, लेकिन जब आवाज़ देते हैं वो ज़रूर इस सोशल वर्क के लिए रेडीली अवेलेबल रहते हैं। फैंटास्टिक। अभी चलिए, अब आपने इतना बताया तो लेकिन एक जहन में आ गया, एक और सवाल आ गया। आपने काफ़ी लड़कियों की शादियां भी कराई हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो मैंने कुछ कहीं पढ़ा था कि इन्होंने शादियां भी कराई है, तो उनके उसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ देंगी कि आपने कैसे मैनेज किया, हाउ डिड इट हैपन? लड़कियों की शादियां
ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करी है? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ही थे जिनकी जो पढ़ाई करते करते उनकी जॉब्स लगी, वो अच्छे से लाइफ में इंडिपेंडेंट बन गई लड़कियां, और उन्होंने ऑफ कोर्स मैरिज होना भी एक फैमिली लाइफ के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो हमने उनकी मैरिजेस में सपोर्ट किया। जैसे ही लोगों को पता चलता गया कि हम नीडी गर्ल्स की मैरिजेस में हेल्प करते हैं, तो काफ़ी सारी हमारे पास रिक्वेस्ट आती गई, और जो भी जितना भी हमारे पास, चाहे वो मटेरियल है, एक जैसे खुद की लड़की की शादी होती है तो जो भी चीज़ चाहिए होती है, जिस तरीके की प्रकार की हेल्प चाहिए होती है, तो हम ज़रूर करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच करते हैं, जितना सब कुछ आता है तो सबके सामने वहीं पे खुद अपने हाथों से आके लोग गिफ्ट्स देते हैं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, थैंक यू। सो कीर्ति जी, अब आज इस कन्वर्सेशन के बाद मेरा पिछला सवाल रह गया था कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखती है, और मे बी 10 साल बाद? वेयर डू यू सी योर ऑर्गेनाइजेशन एंड योरसेल्फ? कपिल जी, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें कुछ पता नहीं था कि एक दिन ऐसा हो जाएगा, इतने बच्चे हो जाएंगे और इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। तो आज भी हमें आगे का नहीं पता है कि क्या है, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, लेकिन हाँ बिल्कुल मैं इतना ज़रूर सोचती हूँ कि जिन बच्चों का भविष्य आज से 12 साल पहले स्टार्ट हुआ था, और जितने भी बच्चे अब हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में 5 साल बाद या 10 साल बाद वो कभी भी लाइफ में किसी पे डिपेंड ना हो, वो इंडिपेंडेंट बच्चा बने और खुद पढ़ाई करे, खुद कमाए, वो मेरा एक सपना है। और साथ ही साथ जो हमारा फूड ड्राइव्स, जैसे एक हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव है जिसका नाम है निवाला, हमारी कोशिश ना रहे कोई भूखे पेट, तो उसकी हम एक ज़रूर चाहेंगे कि एक बहुत बड़ी किचन हो जाए, जिसमें हफ्ते में 1 या 2 ड्राइव्स या 3 ड्राइव्स नहीं, बल्कि होल लाइफ जब तक हम कर पा रहे हैं, पूरा होल लाइफ हम इन लोगों के लिए खाना जरूर बांटते हैं। आई एम श्योर आपकी ये विश जरूर पूरी होगी, क्योंकि आपके अंदर जो भाव है, सेल्फलेस भाव, काम करने का, सेवा करने का, वो आपको जरूर, ईश्वर आपको जरूर हेल्प करेगा। और आई एम श्योर जब भाव अच्छा होता है तो ईश्वर कुछ ना कुछ रास्ते अपने आप निकालता है। सो कीर्ति जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप जैसी महिलाएं जो आज घर पे बैठी हैं, उनका भी मन करता है कुछ सेवा करने का, या तो उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है कि अगर वो एक एनजीओ शुरू करना चाह रही हैं, या अगर आपके साथ ही जुड़ना चाहें, या अपनी एनजीओ खुद चलाना चाहें या शुरू करना चाहें, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि हाउ दे कैन स्टार्ट, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट दे कैन टेक? मैं सभी लेडीज़ के लिए सबसे पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। आज की डेट में बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो वर्किंग हैं, कोई जॉब करता है, कोई एनजीओ कर रहा है, कोई अलग अलग काम में है। तो मैं आपको एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि होम मेकर्स जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो 24/7 होती है। यू आर दी बेस्टेस्ट इन दी वर्ल्ड, एंड कहीं से भी आप किसी भी तरीके से किसी से भी कम नहीं हैं। और अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे आप एनजीओ करना चाहते हैं, या अपना बिजनेस करना चाहते हैं, या कोई भी काम अपना करना चाहते हैं, तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है। और अगर आपकी साफ नीयत है और एक स्टेप आप आगे बढ़ाएंगे, तो दुनिया आपके साथ अपने आप आपका साथ देगी और जुड़ती चली जाएगी। How nice! What beautiful words, Kirti ji. Thank you. So Kirti ji, thank you so much for coming on the show, and it was a pleasure meeting you. Thank you. आपकी सोच जानकर, आपका तरीका, काम करने के तरीके को जानकर बहुत अच्छा लगा। So once again, I thank you for being on the show. Thank you so much. And thank you so much, guys. I hope आपको अच्छे inputs मिले, and आप लेडीज़ जो घर पे बैठी हैं, आपको मैसेज तो मिल ही गया। अगर आप भी चाहें तो आप भी कुछ कर सकती हैं। अगर ये कर सकती हैं, आई एम श्योर कि आप भी कर सकती हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइज फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वाव वुमन। कीप ब्लेसिंग, लव यू ऑल।